अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेस पढ़ ली थी, वही टॉपिक कंटिन्यूड है और इस लेसन के अंदर हम जो बाकी रिमेनिंग ब्रांचेस हैं इंशाल्लाह उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सेवेंथ ब्रांच है साउंड। साउंड भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है। इसको एक और नाम भी देते हैं अकाउस्टिक। साउंड क्या है या साउंड फिज़िक्स की जो ब्रांच है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। साउंड इज़ द स्टडी ऑफ साउंड। ये साउंड फिज़िक्स समझ लें, फिज़िक्स की ब्रांच इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज and applications of sound waves। याद रखिएगा, साउंड जो हम बोलते हैं वो वेव्स की सूरत में ट्रैवल करता है। साउंड की वेव्स बनती हैं जिसमें वो ट्रैवल करता है। तो इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ेंगे कि साउंड वेव किस तरह से पैदा होती हैं, उनकी खुसूसियात क्या है और उनके यूजेस क्या है। यानी इस ब्रांच में पहला पॉइंट जो हम समझते हैं वो ये है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का पैदा होना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आपको लिखवा रहा हूँ। प्रोडक्शन का लफ्ज़ी मतलब है पैदा। तो इस ब्रांच के अंदर हम ये समझेंगे हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस। हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। साउंड वेव्स पैदा कैसे होती हैं। वैसे हमने 8th क्लास में या 7th क्लास की साइंस में यकीनन पढ़ा होगा कि साउंड वाइब्रेशन से पैदा होता है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उससे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर जब एक इंसान बोलता है तो उसके गले में लगे हुए वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक ढोल है, अगर हम उसे कोई स्टिक मारते हैं तो स्टिक मारने से उस ढोल के अंदर भी वाइब्रेशन पैदा होती है, लर्जिश पैदा होती है और उसके लर्जने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर एक स्पीकर चल रहा हो, ये समझो एक स्पीकर है, इसमें से आवाज़ आ रही है, अगर आप इसे टच करेंगे, छू कर देखेंगे तो आपको फील होगा कि इसके अंदर से वाइब्रेशन पैदा हो रही है। तो इससे एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन के ज़रिए पैदा होता है। साथ साथ हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी हम ये भी पढ़ते हैं कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है। मिसाल के तौर पर
साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। जब एक आदमी बोलता है तो उसके सामने जो एयर होती है वो मीडियम का काम करती है। साउंड इस मीडियम यानी एयर से गुजर कर उस दूसरे बंदे तक पहुंचती है। बगैर मीडियम के साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर आप चांद के सरफेस पे खड़े हैं, वहाँ पर एयर नहीं है, अगर एयर नहीं है तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। मतलब अगर आप बोलोगे भी तो आपकी आवाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच सकती। इस तरह साउंड की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे जब साउंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट इस ब्रांच की डेफिनेशन समझ रहे हैं। तीसरी चीज़, साउंड की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से मुराद है व्हाट आर द यूजेस ऑफ साउंड। व्हाट आर द यूजेस ऑफ साउंड। कि हम साउंड को कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। देखें, साउंड वेव्स जो है ना बहुत सारी चीज़ों में आजकल इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड की मदद से वो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करते हैं, देखते हैं उनमें कोई बीमारी है वगैरह है, उसको मालूम करते हैं। आप नाम से ही पता चल रहा है ये अल्ट्रासाउंड जो डिवाइस है इससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, लेकिन इन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। याद रखिएगा, इंसान का कान जो है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ ही सुन पाता है, उससे ज़्यादा आवाज़ उसे सुनाई नहीं देगी। तो अल्ट्रासाउंड मशीन से जो साउंड निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इसलिए हमें उससे निकलने वाली आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इतनी तेज़ होती है कि बॉडी के अंदर से पार हो जाती है, हमारे गोश्त के अंदर से पार हो जाती है, अंदर वाले आर्गन से टकरा के वापस आती है, जिसकी वजह से अंदर वाले आर्गन का एक स्क्रीन के ऊपर इमेज बनता है। बहरहाल, हम ना तो अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं ना ही साउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। हम जस्ट इस ब्रांच की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि जो साउंड ब्रांच है ना उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं या कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। तो दो तीन चीज़ें हमने कवर की जस्ट। एक तो साउंड जो फिज़िक्स की ब्रांच है इसको एक और नाम भी दिया जाता है और यकीनन वो नाम आपको समझ में आ गया होगा। वो है अकाउस्टिक। अकाउस्टिक इसका नाम है। और इसके बाद इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें हम साउंड की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे पैदा होती है, वो हमने समझ लिया वाइब्रेशन से पैदा होती है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ वैसे बहुत सारी हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी है कि वो कैसे ट्रैवल कर सकती है, और उसके जो यूजेस हैं वो पढ़ेंगे। चलें जी, चलते हैं अब नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। फिज़िक्स की 8वीं ब्रांच जो हम स्टडी करेंगे वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? न्यूक्लियर फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ, मैं इधर लिख देता हूँ, इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स structure
behavior and interaction of atomic nuclei. देखें, इस ब्रांच को समझने से पहले मैं आपको समझा दूं न्यूक्लियस क्या होता है। हमने एक बात पढ़ी हुई है ऑलरेडी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। लेकिन हकीकत में एटम जो है ना स्मॉलेस्ट नहीं है, सबसे छोटा ज़रा नहीं है। हकीकत में एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एटम के सेंटर में एक पार्ट होता है, इस सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ आर्बिट्स के अंदर, आर्बिट्स कहते हैं वो गोल रास्ते जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं, इनको हम आर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। बहरहाल ये जो एटम का सेंट्रल पार्ट है ना, सेंट्रल पार्ट, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर फिर मज़ीद दो पार्टिकल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो दो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, इनकी तादाद डिफरेंट हो सकती है, कुछ में एक होता है, कुछ में दो, कुछ में तीन, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। ये 118 तक या उससे भी ज़्यादा जो है प्रोटॉन या इनकी तादाद हो सकती है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तीसरी चीज़ या तीसरा पार्टिकल होता है जो कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, ये वाला पार्टिकल कहलाता है इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है जिसको हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक इस एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है, जिस सेंट्रल पार्ट को, दरमियान वाले हिस्से को हम नाम दे रहे हैं ना न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम सिंपल लफ्ज़ों में अगर कहें तो ये स्टडी ऑफ न्यूक्लियस है, ये स्टडी ऑफ न्यूक्लियस है। यानी इसमें हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियस की कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी करेंगे। अच्छा, वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? सॉरी, मैं स्पेलिंग सही कर लूँ इसकी थोड़ी। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है अज्जा, पार्ट्स, जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है, वो कहलाती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना, वो दो हैं, एक प्रोटॉन है और दूसरे पार्टिकल न्यूट्रॉन है। ये जो दो पार्टिकल्स हैं ना, ये कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस। तो एक तो हम
न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी करेंगे। दूसरा हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर है उसकी बनावट है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की शेप कैसी है, जैसे राउंड शेप है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से एक दूसरे से मिक्स हैं, वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इनको जोड़ के रखती है। मिसाल के तौर पर इनके दरमियान एक फोर्स होती है जो जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर स्ट्रांग फोर्स, जिसका नाम है न्यूक्लियर स्ट्रांग फोर्स, जो इनको आपस में जोड़ के रखती है। या बहुत सारी चीज़ें और आती हैं जो कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में एक पूरा चैप्टर फिजिक्स के अंदर मौजूद है जो मैट्रिक में आप पढ़ते हैं। अच्छा, उस न्यूक्लियस का जो बिहेवियर है या जो इसकी इंटरेक्शन है, उसमें एक बात जहन में रख लें कि न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियस रिलीजेस एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी कौन सी फॉर्म में रिलीज करता है? हीट एनर्जी की सूरत में रिलीज करता है। एग्जाम्पल देख लें, मिसाल के तौर पर जो एटॉमिक बम बनाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियर बम भी कहते हैं, उसके अंदर यही हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है जो न्यूक्लियस खारिज करता है। या आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुना होगा। पावर प्लांट कहते हैं बिजली घर को, जहाँ पर बिजली बनाई जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी यहाँ पर बिजली बनाने के लिए इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है जो कि न्यूक्लियस खारिज करता है। अच्छा, ये न्यूक्लियस एनर्जी किस तरह से खारिज करता है, उसका एक अलहदा सा प्रोसीजर है, तरीक़ेकार है। वो जब आप डिटेल में ये ब्रांच पढ़ेंगे तब समझेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ उनके नाम बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक होता है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा तरीक़ेकार होगा जिसमें न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। इसके ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल फायर किए जाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे पार्टिकल्स फायर किए जाते हैं जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है। जैसे ये हाई स्पीड वाले पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराते हैं तो न्यूक्लियस को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से न्यूक्लियस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के जब टुकड़े टुकड़े होते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा ह्यूज मिकदार में हीट एनर्जी खारिज होती है। ये न्यूक्लियर फिशन है। तो इस तरह से ये एक यूँ समझ लें न्यूक्लियस का इंटरेक्शन है या न्यूक्लियस का बिहेवियर है। अच्छा, ये जो मैं डिटेल आपको बताता हूँ, ये डिटेल सिर्फ फ़िलहाल इस ब्रांच को समझने के लिए। इस डिटेल में से अगर कोई आपको चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं भी समझ आ रही तो कोई इशू नहीं है। ये जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे बाकायदा तौर पर या इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मज़ीद डिटेल के साथ और तफसील के साथ समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इसमें हम एटम के न्यूक्लियर। अच्छा, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है न्यूक्लाई और मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियस। असल में न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस को कहते हैं, यानी सिंगुलर है। न्यूक्लियस वर्ड जो है ये सिंगल न्यूक्लियस है, यानी सिंगुलर है। और जब न्यूक्लाई कहते हैं तो इसका मतलब ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, यानी एक से ज़्यादा एटम्स की बात करें तो ज़ाहिर है हर एटम के अंदर एक एक न्यूक्लियस होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो उनको मिलाकर हम न्यूक्लाई बोलेंगे, यानी न्यूक्लाई जो है ये प्लूरल है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, यानी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट कैसी है,
और न्यूक्लियस के बिहेवियर और इंटरेक्शन कैसे हैं, यानी उनमें से कैसे हीट एनर्जी खारिज होती है, वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, ये सारी बातें हम इस न्यूक्लियर फिजिक्स की ब्रांच में करते हैं। चलें जी, अब ज़रा हम नेक्स्ट ब्रांच को स्टडी करते हैं। चलें जी, ब्रांच नंबर 9 है हमारी पार्टिकल फिजिक्स। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। पार्टिकल फिजिक्स स्टडीज एलिमेंट्री constituents of matter and radiations. And the interaction between them. अच्छा देखें, अब इसे समझने से पहले देखें, पार्टिकल का लफ्ज़ी मतलब है ज़रात। बहुत छोटी चीज़ों को जो आपको आंख से भी नज़र ना आए या बहुत छोटे ज़रात हों, उनको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, यानी ज़रा, और फिर इसकी जमा हो जाती है ज़रात। अब यहाँ पर इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। देखिए, हम ये एक बात ऑलरेडी जानते हैं, मैटर कोई भी हो, मिसाल के तौर पर ये स्टोन समझ लो या कोई भी चीज़ समझ लो। अब मैटर किसका बना होता है? मैटर बना होता है एटम्स का। एटम बहुत छोटे ज़रात हैं जिनको आप आंख से तो क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एटम छोटे, इतने छोटे ज़रात हैं जिनसे मिलकर मैटर बनता है, कोई भी चीज़ बनती है। लेकिन क्या सवाल है, एटम से भी कुछ छोटे ज़रात हैं? आर देयर एनी स्मॉलर पार्टिकल्स देन एटम? आंसर होगा यस। एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। मिसाल के तौर पर एटम से छोटे पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, प्रोटॉन आ जाते हैं, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, या थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे जो आप आगे चीज़ें पढ़ेंगे, कार्क्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, मोर देन 100, 100 से भी ज़्यादा ये पार्टिकल्स हैं जो कि एटम से भी छोटे हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि इन पार्टिकल से मिलकर आपका एटम बना होता है। ये जो पार्टिकल है ना, जो एटम से भी छोटे हैं या एटम इन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री, यानी बुनियादी, बहुत छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी जो बहुत छोटे छोटे ज़रात हैं जिनसे मिलकर एक एटम बनता है, उन छोटे ज़रात को हम एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, या इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, या इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। बहरहाल जो आपके बुक में लिखा है वो एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लस में एटम के अंदर से जो रेडिएशंस खारिज होती है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एटम के अंदर से भी बहुत सारी रेडिएशंस खारिज होती हैं। मिसाल के तौर पर एटम के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज होते हैं, ये एक तरह की रेडिएशन है। एटम्स के अंदर से बीटा पार्टिकल्स रेडिएशन खारिज होती है।
एटम के अंदर से गामा पार्टिकल रेडिएशंस खारिज होती है, और इन पार्टिकल्स का और इन रेडिएशंस का, यानी ये जो एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन पार्टिकल्स का और एटम के अंदर से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुक है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई। चले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। मिसाल के तौर पर ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकलते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन मिलते हैं तो एक अल्फ़ा पार्टिकल एटम के अंदर से निकलता है, और बीटा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से निकलता है। इस तरह बहुत सारी रेडिएशन जो इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स की वजह से निकलती है। वो कैसे निकलती हैं, किस तरह से निकलती है, ये कहानी जैसे जैसे हम आगे फिज़िक्स पढ़ते जाएंगे आप समझते जाएंगे। इस वक्त हमारा टॉपिक जो है वो सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स को डिफाइन करना है कि हम उसमें पढ़ेंगे क्या। तो आई होप क्लियर हो गई। एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे और एटम से निकलने वाली रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इनका जो आपस में इंटरेक्शन है, इनकी जो आपस में ताल्लुक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। ब्रांच नंबर 10 है हमारी एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा देखें, अगर हम आसमान की तरफ देखें तो आपको आसमान में बेशुमार चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर आपको आसमान में स्टार्स नज़र आते हैं, आपको आसमान में चांद भी नज़र आता है, आपको आसमान में सूरज भी नज़र आता है। इसी तरह से आपको आसमान पर जो है वो प्लैनेट्स भी नज़र आते हैं, या उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें हमसे इतनी दूर हैं कि हमें नज़र नहीं आती। ये जो आसमानी जिस्म है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फल्की जिस्म या फल्की अजसाम, मैं इसको सही कर लूँ, फल्की अजसाम, अजसाम जिस्म की जमा, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं सेलेशियल बॉडीज़। सेलेशियल बॉडीज़, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। इन सेलेशियल बॉडीज़ को या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को स्टडी करने के लिए भी हमें फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, लेकिन सवाल है क्यों लगाती है, किस वजह से लगाती है। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको फिज़िक्स देगी। या सारे के सारे प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, अब क्यों घूमते हैं, किस वजह से घूमते हैं, ज़ाहिर है उसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स है सूरज का, लेकिन उसका आंसर हमें समझाएगी कौन, हमें समझाएगी फिज़िक्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को समझने के लिए, उनके बारे में, उनके जो लॉज हैं, उनके जो नेचर है, उसको समझने के लिए हमें फ़िज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको स्टडी करने को हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, मज़ीद बात क्लियर हो जाएगी। स्टडी ऑफ सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स, फल्की अजसाम या आसमानी जिस्म को स्टडी करना with the help of laws of physics, फिज़िक्स के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए उनको स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड
एस्ट्रोफिजिक्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टार्स कैसे बनते हैं। अच्छा, फिर बनने के बाद चमकते क्यों हैं। चमकने के बाद एक दिन ऐसा भी आता है उनकी चमक ख़त्म हो जाती है, यानी उनकी डेथ हो जाती है। डेड, जिनको हम डेड स्टार्स कहते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं, उनकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। ये सारे किस तरह से बनते हैं, किस तरह से चमकते हैं, किस तरह से डाए होते हैं, ये सारी कहानी भी हम एस्ट्रोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। इसी तरह से हम एस्ट्रोफिज़िक्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ग्रेविटी है वो हमारे प्लैनेट्स को सूरज के इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर करती है। ये सारी चीज़ें एस्ट्रोफिज़िक्स के टॉपिक्स हैं। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की। 11 नंबर ब्रांच है हमारी प्लाज्मा फिजिक्स। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं ये क्या है। The study of ionized state of matter, the study of ionized state of matter and its properties is called plasma physics। देखिए, हमने मैटर की 3 कॉमन स्टेट्स तो शुरू से पढ़ रखी है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 कॉमन स्टेट हमने मैटर की ऑलरेडी पढ़ रखी है। अच्छा, मैटर की चौथी स्टेट भी है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, उनका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। मिसाल के तौर पर सूरज है, जैसे मिसाल जिनका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, यानी टेम्परेचर उनका जो होता है वो वेरी हाई होता है, बहुत हाई होता है, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड में उनका टेम्परेचर होता है। जैसे कि सूरज है, जैसे कि स्टार्स हैं। स्टार्स भी सूरज की तरह गर्म है, लेकिन वो हमें छोटे और चमकते हुए महसूस होते हैं क्योंकि हमसे वो बहुत दूर है। अदरवाइज़ कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो सूरज से भी बड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो सूरज की साइज़ के हैं, कुछ ऐसे हैं जो सूरज से छोटे हैं। बहरहाल वो सूरज की तरह गर्म है और उतनी ही हीट और एनर्जी देते हैं। अच्छा, अब ये जो बहुत सुपर हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें एटम आयोनाइज स्टेट में होते हैं। एटम आम हालत में नहीं होते, बल्कि इनके एटम आयोनाइज स्टेट में होते हैं, यानी इनके जो एटम्स होते हैं वो चार्जड हालत में होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में समझें आयंस की सूरत में होते हैं। अब ये चार्जड हालत में कैसे आते हैं और आयंस की सूरत में कैसे आते हैं और फिर ये कैसे प्लाज्मा स्टेट कहलाते हैं, इसको मैं समझाऊँ। अच्छा, ये जो सुपर हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये जिस मटेरियल से बने होते हैं वो वाला मटेरियल कहलाता है प्लाज्मा स्टेट।
यानी वहाँ पर गैस, लिक्विड, सॉलिड नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो स्टेट है मैटर की वो है प्लाज्मा स्टेट। अच्छा, लेकिन प्लाज्मा स्टेट के अंदर होते क्या है? प्लाज्मा स्टेट contains charged atoms। प्लाज्मा स्टेट के अंदर चार्जेड एटम्स होते हैं या प्लाज्मा स्टेट के अंदर आयंस होते हैं। चलें अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है, और हम जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। फर्ज करो इसके अंदर 5 प्रोटॉन है और 5 ही न्यूट्रॉन है। अच्छा, जितने प्रोटॉन होते हैं ना, एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस एटम के अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले मैंने 2 बना लिए, क्योंकि पहले शेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरे में मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अच्छा, अब एक पॉइंट जहन में रखें, एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एग्जैक्टली उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखें, प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इसमें प्रोटॉन 5 हैं, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा +5, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन भी 5 है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा -5। अच्छा, जब ये दोनों चार्जेस आपस में मिलेंगे, मिसाल +5 और -5 दोनों को मिला दें, तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नतीजा बचेगा 0। यानी जब एक एटम होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। हालांकि चार्ज होता है, 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन वो इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। जैसे इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ये प्लस है, ये माइनस है। इक्वल और अपोजिट होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये एटम हो जाता है आपका न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर इस एटम को हम एनर्जी दें, गर्म करें या इसके अंदर से करंट गुजारें, तो यही एटम क्या करेगा? यही एटम अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज कर लें कि इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने खारिज कर दिए। इसको मैं अलहदा कर दूं ताकि ऊपर वाले इमेज कंफ्यूज ना हो। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? लूज कर दिए। अच्छा, अब अगर मैं इसको हल करने की कोशिश करूं, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बचे? नहीं बचे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं जी? प्रोटॉन तो 5 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 5 नहीं है, इलेक्ट्रॉन 3 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, खारिज कर चुका है, निकाल चुका है। अब इन पे जो चार्ज होगा वो होगा +5, और इन पे जो चार्ज होगा वो होगा -3। अगर मैं इस दोनों चार्जेस को मिला दूं तो मेरे पास +2 चार्ज बच जाता है, यानी इस एटम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये एटम है और इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, यानी +2 चार्ज आ गया। अच्छा, +2 चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसमें माइनस का चार्ज 2 कम हो गया, तो जाहिर है प्रोटॉन तो निकले नहीं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बच गया। अच्छा, जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, उस पर कोई चार्ज आ जाए, अब ये वाला एटम एटम नहीं कहलाएगा, ये वाला एटम एटम नहीं कहलाएगा, ये वाला एटम आयन कहलाएगा, या इसको हम बोलेंगे चार्जेड एटम।
अब ज़रा वापस आते हैं जो हमने प्लाज्मा स्टेट की डेफिनेशन करने की कोशिश की। फ़र्ज़ करो सूरज का टेम्परेचर देख लो, बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो सूरज के अंदर जितने भी एटम होंगे, मिसाल के तौर पर उसका मैं एक एटम बना रहा हूँ, तो मुझे बताएं क्या उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे या नहीं किए होंगे। जाहिर है सूरज के अंदर जितने भी एटम होंगे, मैंने सिर्फ ये एक एटम बनाया, ये कई खरब अरब एटम होंगे सूरज के अंदर, उन्होंने क्या किया होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया होगा। लूज़ करने की वजह से इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले एटम और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो कि इन्होंने लूज़ किए, और ये पॉजिटिव चार्ज वाले एटम बचेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटम पर पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। इस तरह से इसके अंदर जितने भी एटम होंगे उन पे चार्ज मौजूद होगा, यानी सूरज के अंदर चार्जड एटम्स की स्टेट आ जाएगी। इसको हम आयोनाइज्ड स्टेट बोलेंगे, आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर बोलेंगे। और यही आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर को दूसरा नाम हम देते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो अब अगर मैं डेफिनेशन को देखूं वापस, तो आई होप कि आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की जो आयोनाइज्ड स्टेट है, यानी जिसमें एटम्स के बजाय चलें जी, लास्ट ब्रांच जो जियोफिजिक्स है, पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो ज़मीन है उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर की स्टडी, यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ is called geophysics। अच्छा देखें, सबसे पहले वर्ड जियो देखें। ये जो जियो वर्ड है ना, इसका मतलब अर्थ है। जैसे हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, इसी तरह जियो फिजिक्स भी है। जियो मतलब अर्थ, और जियो फिजिक्स में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं। अब ज़मीन के अंदर क्या है भाई? अगर आप देखें तो ज़मीन पूरी गोल है, उसके ऊपर वाले हिस्से में मट्टी है, पानी है, और थोड़ा सा नीचे आए तो फिर पत्थर है। ये जो समझ लें, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे और हार्ड पत्थर हैं। अच्छा, ये हमारी ज़मीन को पत्थर जो है ना, ये हिलने जुलने से रोकते हैं। यानी पहला लेयर हमारा जो है वो मट्टी है, पानी है, दूसरे लेयर्स में हमारे पास पत्थर आ जाते हैं, तीसरे लेयर में ये जो है मोल्टन यानी पिघला हुआ मटेरियल है, इसमें लोहा भी है, पत्थर भी है, दूसरी चीज़ें, लेकिन ये इतना हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ये पिघला हुआ मटेरियल है। ये ज़मीन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, जैसे इस ब्रांच में हम कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं, मिसाल के तौर पर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी ज़िलज़ले क्यों आते हैं? अर्थक्वेक का लफ्ज़ी मतलब है ज़िलज़ला। ज़लज़ले क्यों आते हैं? अच्छा, क्या सबब है उसके पीछे, वो सारी कहानी भी हम जियोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ज़लज़ले आने का बड़ा सबब है ये जो पत्थर हैं, इनकी मूवमेंट। कभी कभी ये पत्थर जो हैं वो मूव करते हैं, वैसे ये स्टैटिक पोजीशन में रुकी हुई हालत में होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मूव करते हैं, हरकत करते हैं,
किस वजह से हरकत करते हैं? ज़ाहिर है ये जो अंदर लावा है ना, ये बहुत हाई है। बहुत हाई होने की वजह से ये बहुत हाई टेम्परेचर है इसका। इसमें से स्टीम जनरेट होती है, ये इन पत्थरों को धकेलती रहती है ना बाहर की तरफ, प्रेशर लगा रही होती है। बिल्कुल ऐसे जब दूध उबलता है तो वो किसी चीज़ को ऊपर की तरफ धकेलता है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से इन पत्थरों को ये लावा धकेल रहा होता है अपने टेम्परेचर की वजह से। लेकिन ये पत्थर इस प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। कभी-कभी उनका प्रेशर बढ़ जाता है, वो पत्थर हिलना शुरू कर देते हैं तो ज़मीन पे ज़लज़ला आता है। लेकिन ये कहानी हमें बताता कौन है? ये कहानी हमें फ़िज़िक्स से पता चलती है, जिसका नाम है जियोफ़िज़िक्स। इसी तरह से कभी-कभी ये जो पत्थर हैं हट जाते हैं तो ये लावा बन के बाहर आता है, जिसको हम वोल्केनो कहते हैं। ये लावा फिर जो है वो ज़मीन से जो है वो धुएँ की सूरत में और बहुत गर्म सूरत में निकलता है, जिसको हम वोल्केनो कहते हैं। तो ये जो वोल्केनो है इनकी स्टडी भी हम जियोफिज़िक्स में करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम जियोफिज़िक्स में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको फ़िज़िक्स की सारी ब्रांचेस अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। थैंक यू वेरी मच।